तुम एक अमीर परिवार के बेटे के शरीर में पुनर्जन्म लेते हो। आंखें खुलते ही तुम देखते हो कि एक औरत अपना हाथ उठाकर तुम्हारे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने वाली है। सोचने का समय ही नहीं मिलता। तुम स्वाभाविक रूप से सिर घुमाकर थप्पड़ से बच जाते हो और जोर से चिल्लाते हो, असिस्टेंट। पास खड़ी औरत तुरंत चौंक जाती है और भौहें सिकोड़ कर तुम्हें घूरने लगती है। तुम स्तब्ध होकर सामने का दृश्य देखते हो। चमचमाता फर्श, आलीशान फर्नीचर और कई औरतें जो गुस्से से तुम्हें घूर रही थीं। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अभी बिस्तर पर लेटकर जापानी वीडियो देख रहा था। अचानक सिर में तेज दर्द उठता है। धम्म। एक ऐसी यादों की बाढ़ तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है जो तुम्हारी नहीं थी। यह एक महिला प्रधान दुनिया का उपन्यास था। मूल मालिक एक बड़े अमीर घराने का असली बेटा था जो बचपन में बिछड़ गया था और 4 साल पहले ही परिवार को वापस मिला था। लेकिन उसे एक दिन भी सुख नहीं मिला। घर का नकली बेटा इस डर से कि कहीं उसका प्यार और हैसियत छिन न जाए, बार बार उस पर झूठे आरोप लगाता रहा। उसने मूल मालिक का विशेष प्रवेश का मौका छीन लिया। उस पर बड़ी बहन के निजी कपड़े चुराने का आरोप लगाया, परीक्षा में नकल करने का झूठा इल्जाम लगाया। एक के बाद एक साजिशें होती रहीं। नतीजा ये हुआ कि उसके असली माता पिता और सारी बहनें उससे नफरत करने लगीं। चाहे वह कितनी भी सफाई देता, कोई उसकी बात नहीं सुनता। हर समय या तो मार पड़ती या गालियां मिलती, यहाँ तक कि उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। और इतना ही नहीं, उसकी मंगेतर शादी के बाद भी अपने पुराने प्रेमी के साथ संबंध रखती रही और उससे गर्भवती हो गई। अंत में नकली बेटे ने बीमारी का नाटक किया। मूल मालिक को मजबूर किया गया कि वह अपनी किडनी उसे दान करे, लेकिन ऑपरेशन के दौरान दुर्घटना हो गई और वह ऑपरेशन टेबल पर ही मर गया। धत्त तेरे की, ये कैसी बकवास कहानी है? तुम अब और सहन नहीं कर पाते। अपने ही चेहरे पर कई जोरदार थप्पड़ जड़ देते हो। बेशक तुम खुद को नहीं पीट रहे थे, तुम उस बेवकूफ मूल मालिक को पीट रहे थे। गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हो। दिमाग तेजी से चलने लगता है। अचानक तुम्हें अभी अभी हुई सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। असल में वह नकली बेटा श्याओ जीभो तुम्हें सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा गया था। फिर खुद नीचे जाकर अपनी जांग को लाल कर लिया और जमीन पर लेटकर रोने का नाटक करने लगा। घर वाले शोर सुनकर भागे चले आए। उन्होंने तुरंत श्याओ जीभो को उठाकर सोफे पर बैठाया। कोई डॉक्टर बुला रहा था, कोई दवा लगा रहा था, लेकिन जमीन पर पड़े तुम्हारी तरफ किसी ने एक नजर तक नहीं डाली, जबकि तुम तो मर ही चुके थे। और सबसे गुस्से वाली बात, बड़ी बहन ने बिना कुछ पूछे मान लिया कि तुमने ही श्याओ जीबो को सीढ़ियों से धक्का दिया है। वह दौड़ कर आई और तुम्हें थप्पड़ मारने लगी। ये क्या बकवास है? अच्छा हुआ मैं बच गया। तुम मन ही मन बड़बड़ाते हो। यह महिला प्रधान दुनिया सच में बहुत डरावनी है। बड़ी बहन श्याओ शाओ भी देखती है कि तुम अब भी चुपचाप खड़े हो। वह गुस्से से चिल्लाती है, क्या कर रहे हो तुम? जाओ तुरंत जाकर श्याओ बो के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। चौथी बहन श्याओ केलियन भी डांटती है, ये मत सोचो कि खुद को थप्पड़ मारकर हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन तुम अभी भी यादों को समझने में लगे थे, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। क्या तुम बहरे हो गए हो? बड़ी बहन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत थी। वह फिर से हाथ उठाती है और तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तुम अचानक होश में आते हो। एक झटके में उसका हाथ पकड़ लेते हो। तुम्हारा चेहरा तुरंत ठंडा और डरावना हो जाता है। तुम क्या करना चाहते हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी खून जमा देने वाली नजर देखकर बड़ी बहन डर जाती है। हाथ छुड़ाकर कई कदम पीछे हट जाती है। श्याओ यान, तुम हद पार कर रहे हो क्या? चौथी बहन श्याओ केलियन तुरंत आगे आती है। वह भी हाथ उठाकर तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। खत्म नहीं हुआ अभी। इतना शौक है लोगों को थप्पड़ मारने का? अब तुम्हारा भी गुस्सा फूट पड़ता है। तुम उसका हाथ भी पकड़ लेते हो, फिर दूसरा हाथ ऊंचा उठाते हो। श्याओ केलियन की आंखों में डर भर जाता है और अगले ही पल धड़ाम, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। उसका गाल तुरंत सूज जाता है। 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तुम यहीं नहीं रुकते। मुट्ठी कसते हो और उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देते हो। साथ ही जोर से चिल्लाते हो, तेरी ऐसी की तैसी, मंगल ग्रह की ताकतवर मुट्ठी। धम, मुक्का सीधा उसकी आंख पर लगता है। आ! वह दर्द से चीख उठती है। आंख पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। कुछ ही सेकंड में उसकी आंख पांडा जैसी काली पड़ जाती है। सामने का दृश्य देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग अवाक रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ पल बाद बड़ी बहन होश में आती है। वह तुम्हें जोर से धक्का देती है और चीखती है, श्याओ यान, तुम क्या कर रहे हो? श्याओ केलियन अपनी सूजी हुई आंख पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। वूह वूह वूह, आए इसे सबक सिखाओ। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से भरा हुआ वहां आ गया। वह था शाओ तियानचुआन, तुम्हारा पिता। अपनी बेटी को परेशान होते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और हाथ उठाकर तुम्हें थप्पड़ मारने ही वाला था। लेकिन तुमने आंखें सिकोड़ लीं और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, बूढ़े, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शाओ तियानचुआन वहीं जम गया। क्या कहा तुमने?
तुमने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा और होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। बहरा हो गया है क्या? मैंने कहा, अगर मुझे छुआ भी तो आज तुझे अपाहिज बना दूंगा। तू तू शाओ त्यान चुआन गुस्से से कांपने लगा। नालायक, तू अपने बाप से ऐसे बात करता है? लगता है पहले की मार कम पड़ी थी। आहा, तुझे जान से मार दूंगा। वह दहाड़ा और पास पड़ी बांह जितनी मोटी लकड़ी उठा ली। लकड़ी सीधे तुम्हारी बांह पर पड़ने वाली थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शाओ केदी और उसकी बहन ने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। वे बस तमाशा देख रही थीं, जैसे यह सब उनके लिए सामान्य बात हो। यहाँ तक कि शाओ केलियन ने छोटी मुट्ठी उठाकर अपने पिता का उत्साह बढ़ाया। मारो इसे, मार डालो। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। अगले ही पल तुमने जमीन पर जोर से पैर मारा, बिजली की तरह आगे बढ़े और पलक झपकते ही शाओ त्यानचुआन के सामने पहुंच गए। फिर अपनी मशहूर तकनीक आयरन माउंटेन काव का इस्तेमाल किया। धड़ाम, एक जबरदस्त टक्कर उसकी छाती पर पड़ी। शाओ त्यानचुआन पूरा का पूरा हवा में उछल गया और पीछे रखी चाय की मेज पर जा गिरा। मेज टूट गई, चाय और बर्तन चारों तरफ बिखर गए। आह, मेरी कमर! दूर खड़ी एक खूबसूरत औरत घबरा कर दौड़ी। वह उसे उठाने लगी, लेकिन शाओ त्यानचुआन दर्द से चीख उठा। नहीं, मत छुओ! लगता है मेरी कमर टूट गई है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अब दोनों बहनें सचमुच घबरा गईं और तुरंत फोन निकालकर एम्बुलेंस बुलाने लगीं। उसी समय तुम्हारी माँ मेई लियांगशन अचानक मुड़ी। उसकी आंखें जहर से भरी हुई थीं। वह हिस्टीरिया में चीख पड़ी। तू कृतज्ञ जानवर! तूने अपने पिता पर इतना भारी हाथ कैसे उठा दिया? तुझे घर वापस लाना ही नहीं चाहिए था। तुमने उसे ठंडी नजर से देखा और धीरे धीरे मुट्ठी उठा ली। बुढ़िया, अगर एक बार और मुझे जानवर कहा तो तुझे भी पीट दूंगा। मेई लियांगशन अविश्वास से तुम्हें देखने लगी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तुम अपनी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। 10 महीने पेट में रखकर तुम्हें जन्म दिया था। क्या यही तुम्हारा एहसान चुकाने का तरीका है? फिर उसने सच्चाई को तोड़ मरोड़ना शुरू कर दिया। आज तुमने अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का दिया। गलती तुम्हारी थी, माफी नहीं मांगी, ऊपर से अपने पिता और बहन को भी मारा। अब तो अपनी माँ को भी मारना चाहते हो। तभी शाओ जीबो लंगड़ाते हुए आगे आया और मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, माँ गुस्सा मत होइए, बड़े भैया जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उनसे माफी नहीं चाहिए। हमारा परिवार प्यार से रहे, बस यही काफी है। ये सुनकर शाओ केलियन की आंखें स्नेह से भर गईं। जीबो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, इसी वजह से लोग तुम्हें सताते हैं। मेई लियांगशन भी अपने इस गोद लिए हुए बेटे को देखकर पिघल गई। उसके मन में बस एक ही बात थी, यह बच्चा कितना समझदार है। लेकिन अगले ही पल तुम्हारे प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। उसने उंगली तुम्हारी तरफ तान दी। जरा खुद को देखो और फिर जीबो को देखो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। मैं तुम्हारी माँ होने के नाते आदेश देती हूँ, अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। परिवार के इस दिखावटी प्रेम का नाटक देखकर तुम हंस पड़े। तुमने मेई लियांगशन को घूरा। तुम्हारी आंखों में केवल तिरस्कार था। जन्म के तुरंत बाद मुझे खो दिया, फिर जल्दी जल्दी इतने सारे बच्चों को गोद ले लिया। 10 साल से ज्यादा खोजते रहे, तब जाकर पता चला कि मैं इसी शहर में था। और जब वापस लाए तो मुझे स्टोर रूम में रहने को दिया। मेरी फीस तक मुझे खुद कमानी पड़ी। हर दिन तुम्हारे लिए सब्जी खरीदना और खाना बनाना पड़ता था। ऊपर से सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं देती थी। इतना सब करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती है बातें करने में? तुम इसके लायक हो भी? बुढ़िया! ये सुनते ही मेई लियांगशन का चेहरा लाल और पीला पड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि तुम्हारी बातें झूठ नहीं थीं, लेकिन यह अपराध बोध बस एक पल ही रहा। उसने तुरंत खुद को समझा लिया, अगर यह हमेशा जीबो को निशाना ना बनाता तो मैं इसके साथ इतनी सख्ती क्यों करती? फिर तुमने शाओ केलियन की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसे। हर समय मुझे गालियां देती रहती हो। गाली देना भी नहीं आता। दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? अगर और बकवास की तो तुम्हें भी पीट दूंगा। तुम्हारे खतरनाक तेवर देखकर शाओ केलियन डर के मारे कांप गई। माँ, शाओ यान पागल हो गया है। वह सचमुच पागल है। जमीन पर पड़े शाओ त्यानचुआन के दांत किटकिटाने लगे। नालायक, तू नालायक बेटा। लेकिन तुमने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हाथ झाड़ते हुए बोले, ठीक है, चूंकि सब यहाँ मौजूद हैं तो अब मैं एक बात की घोषणा करता हूँ। आज से मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि भावनाओं के हिसाब से तुम लोगों का असली बेटा कौन है। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, लेकिन इस घर में अगर किसी ने भी मुझे परेशान करने की कोशिश की, तुम थोड़ी देर रुके, फिर उस निर्दयी माँ बेटी की तरफ देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोले, मैं उसे इतना मारूंगा कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आएगा। ये मत समझना कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे लिए औरत मर्द में कोई फर्क नहीं रहता। चाहे ऊपर वाला ही क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी यह बात सुनते ही शाओ त्यानचुआन पूरी तरह भड़क उठा। उसने आंखें फाड़कर तुम्हारी तरफ देखा और विला के बाहर की ओर उंगली दिखाते हुए गिरजा, अभी अपना सामान समेट और मेरे घर से निकल जा। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा माना ही नहीं। दूसरी ओर
हमेशा बेचारेपन का नाटक करने वाला श्याओ जीबो जब यह सुनता है कि तुम्हें घर से निकाला जा रहा है तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब से श्याओ परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। तुम धीरे धीरे श्याओ तियानचुआन के पास गए और उसके सामने बैठ गए। तुम्हें अपने पास आता देखकर वह डर से कांप उठा। तब तुम क्या करने वाले हो? वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर में उठ रहे दर्द ने उसे वहीं रोक दिया। मगर तुमने उस पर हाथ नहीं उठाया। तुम उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोले, बूढ़े, क्या तुम सचमुच इतने भुलक्कड़ हो गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि दादाजी ने मरने से पहले अपनी सारी हिस्सेदारी का कानूनी प्रमाण बनवा दिया था? जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाऊंगा वे सारे शेयर मेरे नाम हो जाएंगे। यानी श्याओ समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक मैं हूं। तुम अभी सिर्फ मेरी संपत्ति के अस्थायी संरक्षक हो और खुद को चेयरमैन कहते फिरते हो। थू! अब बताओ, क्या तुम सच में मुझे घर से निकालने की हिम्मत रखते हो? यह सुनकर श्याओ तियानचुआन पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम आगे बोले, मुझे तुम्हारे शेयरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी दौलत पर नजर रखने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे नाराज मत करना, वरना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्याओ तियानचुआन गुस्से में खांसने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया, मगर तुम बस मुस्कुराए। फिर उसके चेहरे पर हल्की थपकी मारते हुए बेहद घमंडी अंदाज में बोले, हा 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 हा, तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। उसी समय श्याओ जीबो के मन में अचानक एक बुरा एहसास पैदा हुआ। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और दुखी चेहरा बनाकर बोला, बम भैया, आप दुखी मत होइए। भले ही पापा ने आपको घर से निकाल दिया हो, लेकिन हम अभी भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके पास पैसे कम पड़ जाएं, तो आपका छोटा भाई आपको कुछ पैसे उधार भी दे सकता है। आखिर हम हमेशा एक ही परिवार रहेंगे। तुम पहले तो उसे अनदेखा करना चाहते थे, लेकिन उसकी बनावटी बातें सुनकर तुम्हारा धैर्य टूट गया। अचानक तुमने छलांग लगाकर एक जोरदार उड़ती हुई लात मारी। धड़ाम! तुम्हारी लात सीधे श्याओ जीबो के उस नकली और पाखंडी चेहरे पर जा लगी। वह चीखते हुए कई मीटर दूर जा गिरा। नाक की हड्डी टूटने की साफ आवाज आई। अगले ही पल उसकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन तुम यहीं नहीं रुके। तुम तेजी से उसके पास पहुंचे और उसके चेहरे पर एक के बाद एक लातें बरसाने लगे। परिवार है ना? धड़ाम! मुझसे प्यार करते हो, है ना? धड़ाम! मेरी भलाई चाहते हो, है ना? धड़ाम! मुझे पैसे उधार दोगे, है ना? धड़ाम! मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करोगे, है ना? जूते के तलवे और उसके चेहरे की टक्कर की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। बस करो, अब और मारोगे तो वह मर जाएगा। रुको, रुक जाओ। सबसे पहले होश में आने वाली उसकी बड़ी बहन शाओ शाओ भी थी। वह चीखते हुए तुम्हें रोकने दौड़ी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही उसने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की, तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल तुम्हारी मुट्ठियां बरसने लगीं। धड़ धड़ धड़! बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मदद करो। भयंकर दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। ये पहली बार था जब इस महिला सीईओ को किसी ने इतनी बेरहमी से पीटा था। वह मौके पर ही रोने लगी और सबसे ज्यादा उसे इस बात ने तोड़ दिया कि तुम जानबूझकर शरीर के नरम हिस्सों पर ही वार कर रहे थे। दीदी को छोड़ो, रुको, वह तुम्हारी बहन है। श्याओ केलियन और मेई लियांगशिन घबराकर चिल्लाने लगे। लगातार 99 मुक्के मारने के बाद आखिरकार तुम रुके। तुमने ढीली पड़ चुकी श्याओ शाओबी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। फिर तुमने मुड़कर श्याओ केलियन और मेई लियांगशिन की तरफ घूरा। दोनों डर से कांप उठी। तुम क्या करने वाले हो? तुम दीदी को तो मार चुके हो, अब हमें मत मारना। उन्होंने जमीन पर तड़पती श्याओ शाओबी को देखा, फिर तुम्हारे गुस्से से भरे चेहरे को। डर के मारे दोनों पीछे हट गईं, मगर इस बार तुमने हाथ नहीं उठाया। तुमने बस अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और झुंझलाकर कहा, इतनी बकवास क्या कर रही हो? पैसे निकालो। माँ और बेटी दोनों वहीं स्तब्ध रह गईं। जरी, तुमने घूरते हुए सख्त आवाज में पूछा। मैंने कहा मुझे पैसे दो, क्या तुम लोग बहरे हो गए हो? तुम्हारी बात सुनते ही दोनों डर के मारे कांप उठे और तुरंत अपनी बैंक कार्ड निकालकर तुम्हें दे दिए। तुमने झपट कर कार्ड छीन लिया। पासवर्ड पूछने के बाद संतुष्ट होकर उसे जेब में रख लिया। इतने पैसे तुम्हारी तरफ से इन सालों की भरपाई समझ लेता हूँ। तभी बाहर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी। जब मेडिकल स्टाफ ने घर के अंदर का नजारा देखा तो वे हैरान रह गए। शाओ तियानचुआन कॉफी टेबल के पास दर्द से बेहोश पड़ा था। उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं। शाओ की पत्नी सोफे के कोने में सिकुड़ी बैठी थी और पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन सबसे बुरी हालत शाओ जीबो की थी। उसका गोरा चेहरा तुम्हारी मार से सूजकर बिल्कुल सुअर के सिर जैसा हो गया था और उसके मुंह के लगभग सारे दांत टूटकर उड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ तुम ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम आराम से डाइनिंग टेबल पर गए और जमकर खाना खाने लगे। उसी समय एक ठंडे स्वभाव वाली महिला डॉक्टर अंदर आई। सामने का भयावह दृश्य देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यहाँ आखिर हुआ क्या है? लेकिन उसके सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे खाने की आवाज थी। घर के बाकी लोग भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। यह देखकर वह ऊंची एड़ी की सैंडल खटखटाती हुई तुम्हारे पास आई और अचानक मेज पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम! पूरा हॉल उस आवाज से गूंज उठा।
खाने में मग्न तुम्हारा ध्यान टूट गया। तुमने नाराज होकर सिर उठाया और उसे घूरते हुए पूछा, क्या कर रही हो तुम? महिला डॉक्टर ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं पूछ रही हूँ, अभी जिन 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया वे कैसे घायल हुए? लेकिन तुमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुमने सीधे कहा, तिद्यू, तुम्हें क्या मतलब, दफा हो जाओ, छोटे मालिक का खाना मत खराब करो। ये सुनकर डॉक्टर का सीना गुस्से से ऊपर नीचे होने लगा। उसने उंगली दिखाकर धमकी दी, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस शब्द सुनकर तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। क्या कहा तुमने? डॉक्टर ने सोचा कि तुम डर गए हो। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, ये कानून का राज्य है, किसी को इतनी बुरी तरह पीटना कम से कम 3 साल की सजा दिला सकता है। उसकी बात सुनकर तुम हंस पड़े। अचानक तुमने उसका गला पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और शरारती मुस्कान के साथ बोले, अरे मैं तो बहुत डर गया, प्लीज पुलिस मत बुलाना। लेकिन अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। महिला डॉक्टर ने अपना सिर जोर से तुम्हारी नाक पर मार दिया। तुम दर्द से कराह उठे और तुरंत पकड़ ढीली कर दी। नाक मलते हुए पीछे हट गए। मौका मिलते ही दू छियान भागकर एक तरफ गई और सचमुच कानून प्रवर्तन विभाग को फोन कर दिया। फोन करने के बाद उसने तुम्हें घूरते हुए कहा, अब तैयार रहो, सीधे जेल जाओगे। लेकिन तुमने बस बेपरवाही से कंधे उचकाए। तुम आराम से सोफे तक गए, बैठ गए और बगल की सीट की ओर इशारा करते हुए बोले, आओ बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। दू छियान गुस्से से दांत पीसने लगी। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि कानून प्रवर्तन विभाग की गाड़ी सचमुच आ पहुंची। वह तुरंत अधिकारियों को अंदर ले आई और बात को बढ़ा चढ़ाकर पूरी घटना सुनाई। फिर 2 अधिकारियों को लेकर तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई। उनमें से एक अधिकारी ने पूछा, सर क्या इनके द्वारा बताई गई बातें सच हैं? तुमने आराम से पैर पर पैर चढ़ाया, कान खुजलाए और उनकी तरफ एक नजर डालकर कहा, क्या सच है और क्या झूठ? ये क्या सवाल हुआ? तुम लोग यहाँ आए किस लिए हो? तुम्हारा यह रवैया देखकर एक अधिकारी तुरंत भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, नाटक मत करो, उन 3 लोगों को तुमने ही मारा था या नहीं? बगल में खड़ी दू छियान ठंडी मुस्कान के साथ तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही थी। लेकिन तुमने अपना ध्यान उसी गुस्से वाले अधिकारी की ओर मोड़ दिया। कॉमरेड, पहले अपना रवैया ठीक कीजिए, ये मेरा घर है, यहाँ इतना रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। आखिर आप किसे डरा रहे हैं? तुम्हारी बात सुनते ही अधिकारी का चेहरा बदसूरत हो गया। बहुत अकड़ दिखा रहे हो, है ना? चलो हमारे साथ चलो। इतना कहकर उसने सीधे हथकड़ी निकाल ली। लेकिन ठीक उसी समय जब अधिकारी तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालने वाला था, तुम्हारे होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी और तभी एक अप्रत्याशित घटना घट गई। उनमें से एक पुलिसकर्मी ने झटके से तुम्हारी कॉलर पकड़ ली और तुम्हें पुलिस की गाड़ी में बैठाने लगा। उसके हाथ में चमकती हुई हथकड़ी देखकर तुम हंस पड़े। अगले ही पल तुमने उसका हाथ झटक दिया और शांत स्वर में कहा, क्या मैंने कोई अपराध किया है? सिर्फ एक तरफा बयान सुनकर मुझे हथकड़ी पहना दोगे? क्या तुम लोग ऐसे ही जांच करते हो? फिर तुमने दोबारा सवाल किया, क्या पीड़ित ने खुद पुलिस बुलवाई है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सबूत कहाँ है? या सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के घर में घुसा और किसी को पीट दिया तुम मुझे अपराधी मान लोगे? तुम पुलिसकर्मी की लगभग हत्या कर देने वाली निगाहों को देखते हुए मुस्कुराए। क्या हुआ? ऐसी नजरें क्यों दिखा रहे हो? मेरा घमंड बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे मुझे तो तुम्हारा वो चेहरा बहुत पसंद है जब तुम मुझसे चिढ़ते हो, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये सुनकर वह पुलिसकर्मी गुस्से से फटने वाला हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने मन ही मन कसम खा ली कि वह तुम्हें थाने ले जाकर रहेगा और तुम्हें पछताने पर मजबूर करेगा। लेकिन जब वह अपना आपा खोने ही वाला था, तभी दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया। शांत हो जाओ, इसकी बात में दम है। उसी समय पास खड़ी महिला डॉक्टर दुछियान बेचैन होकर चिल्लाई, आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? ऐसे इंसान को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। लेकिन अपेक्षाकृत समझदार पुलिस अधिकारी अचानक पलटा और उसे डांटते हुए बोला, चुप रहो। फिर उसने मुस्कुराते हुए तुम्हारी हथकड़ी खोल दी और मामला संभालने की कोशिश की। माफ कीजिए सर, मेरे साथी ने जल्दबाजी कर दी, मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूं। तुमने अपनी कलाई मसलते हुए दोनों पुलिस वालों को देखा और ठंडी हंसी हंसे। फिर तुमने सीधे एक फोन मिलाया। कॉल लगते ही फोन उनकी ओर बढ़ा दिया। खुद समझ लो। फोन के दूसरी तरफ माँ अभी तक पूरी स्थिति नहीं समझ पाई थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि पुलिस लाइन पर है, वह तुरंत सब समझ गई। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े श्याओ त्यानचुआन ने भी यह सुन लिया। उसने तुरंत फोन ले लिया और बोला, हाँ अधिकारी साहब, मैं खुद गिर गया था। मेरा बेटा और बेटी भी खुद गिरे थे। इसका श्याओ यान से कोई संबंध नहीं है, हमें कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी। कुछ देर बाद कॉल कट गई। दोनों पुलिस कर्मियों के चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस विला में रहने वाले लोग वास्तव में श्याओ समूह के अध्यक्ष का परिवार है और तुम उसी अध्यक्ष के बेटे हो। लेकिन दू छियान अब भी नहीं मानी। उसने तुम्हारी ओर उंगली करके चिल्लाया, अधिकारी साहब, वे झूठ बोल रहे हैं। कोई गिरकर इतनी बुरी तरह घायल नहीं हो सकता, इन्हें इसी ने मारा है। पुलिस अधिकारी ने उसे ठंडी नजर से देखा। घायल लोग खुद कह रहे हैं कि यह दुर्घटना थी, क्या तुम उनकी तरफ से फैसला करोगी? दू छियान तुरंत निरुत्तर हो गई।
तुमने व्यंग्य से हंसते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। रास्ता खुला है, विदा। दोनों पुलिसकर्मी तुरंत हंसते हुए वहां से निकलने लगे। फिर तुमने एक तरफ खड़ी दुछियान को देखा और पूछा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? वह गुस्से में अपनी हाई हील्स खटखटाती हुई बाहर निकल गई। आखिरकार पूरी दुनिया शांत हो गई। तुम सोफे पर लेट गए और इस शरीर के असली मालिक की यादों को खंगालने लगे। तब तुम्हें एहसास हुआ कि वह कितना बेचारगी भरा इंसान था। माँ उसे प्यार नहीं करती थी, बहन भी उससे नफरत करती थी, उसकी मंगेतर ने भी उसे धोखा देकर उसके सिर पर हरे सींग चढ़ा दिए। आखिर में तो वह अपनी एक किडनी तक गंवा बैठा। वह सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और ठगा हुआ आदमी था। तभी तुम्हें अचानक कुछ याद आया। तुम जोर से चिल्लाए, सिस्टम बाहर निकल। तुरंत एक यांत्रिक आवाज गूंजी, डिंग। प्यार भरा परिवार सिस्टम आपकी सेवा में उपस्थित है। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। कैसा प्यार भरा परिवार? सीधा सीधा कहो कि तुम बेवकूफ कछुआ सिस्टम हो। इतना दिखावा क्यों? सिस्टम बोला, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। आपको मिशन पूरे करके परिवार के सदस्यों की अनुकूलता बढ़ानी होगी, अन्यथा आपको गंभीर दंड मिलेगा, यहाँ तक कि आपका अस्तित्व भी मिटाया जा सकता है। ये सुनकर तुम फिर हंस पड़े। दांत भींचकर शांत स्वर में बोले, सिस्टम जरा बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अगले ही पल एक सफेद प्रकाश का गोला तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। फिर अचानक तुम फट पड़े। तेरी ऐसी की तैसी! तुमने उस प्रकाश गोले को पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। सिस्टम स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? तुम मुझे छू कैसे सकते हो? लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह बात अगले ही पल हुई। तुमने गुस्से से भरकर उसे एक जोरदार लात मारी। धड़ाम! तुम्हारा पैर सीधे सिस्टम पर पड़ा। आ! सिस्टम दबकर छपटा हो गया और सुअर की तरह चीखने लगा। लेकिन तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तुमने एक और घूंसा जड़ दिया। मुझे कछुआ बनाना चाहता है, हाँ? धड़ाम! मुझे मरवाना चाहता है, हाँ? धड़ाम! मुझसे परिवार वालों की पसंद बढ़वाएगा, हाँ? धड़ाम! सिस्टम दर्द से चीख उठा। तुम मुझे छू कैसे सकते हो? रुक जाओ, बस करो, बचाओ! धीरे धीरे पूरे विला में सिर्फ सिस्टम की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। पूरा 2 घंटे बीत गए। तब जाकर तुमने गहरी सांस छोड़ी। वाह, कितना मजा आया! तुमने जीवन में कभी इतना संतोष महसूस नहीं किया था। यह सिस्टम तुम्हें उन घटिया रिश्तेदारों से भी ज्यादा घिनौना लगा। तुमने फर्श की ओर देखा। वह प्रकाश गोला अब टुकड़ों में बिखर चुका था। तुमने सीधे झाड़ू उठाई और उसे कूड़ेदान में बुहार दिया। फिर कूड़ेदान में थूकते हुए तिरस्कार से कहा, सिस्टम धत्त तेरे की। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वह सिस्टम धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह वापस अपने पुराने रूप में आ गया। बस फर्क इतना था कि अब वह पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं दिख रहा था। वह पहले जितना चमकदार नहीं रहा था। वह कमजोर और बुझा बुझा सा लग रहा था। फिर से आ रहे हो क्या? तुमने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत आस्तीन चढ़ाकर उसे फिर से पीटने के लिए बढ़े। रुको रुको रुको, बस करो! सिस्टम पूरी तरह डर चुका था और तुरंत गिड़गिड़ाने लगा। मत मारो, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, ठीक है? सिस्टम तो लगभग रोने की हालत में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम उसे छू कैसे पा रहे हो। ये देखकर तुम सोफे पर बैठ गए, पैर पर पैर चढ़ाया और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है कि सिस्टम से कुछ काम करवाया जाए। इसलिए तुमने कहा, सिस्टम मेरे शरीर की सारी क्षमताओं को इंसानी सीमा तक बढ़ा दो। ये सुनकर पहले से डरा हुआ सिस्टम फिर रोने लगा। नहीं कर सकता होस्ट, कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए। तुमने भौहें चढ़ाई और उसे एक तरफ धक्का दे दिया। तो फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ, तुम एक तरफ जाकर खेलो। इसके बाद तुमने हवा में उंगलियां चलानी शुरू कर दी, मानो किसी अदृश्य स्क्रीन पर तेजी से ऑपरेशन कर रहे हो। जब तुमने देखा कि सारे आंकड़े 100 पर पहुंच गए हैं, तब संतुष्टि से सिर हिलाया। ये सब करने के बाद तुम्हें तुरंत महसूस हुआ कि पूरा शरीर बदल गया है। हा हा हा! तो ये है इंसान की 100% शक्ति का एहसास। कमाल है, बहुत मजा आ रहा है। दूसरी तरफ सिस्टम की हालत खराब हो गई थी। वह पिचके हुए गुब्बारे जैसा हो गया था, बिल्कुल ढीला ढाला। होस्ट, दया कीजिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आपने सब कुछ खींच लिया है। अब मुझे स्लीप मोड में जाना पड़ेगा। अगर कोई काम हो तो कृपया मुझे मत बुलाइए। तुमने हाथ हिलाया। जाओ जाओ, वैसे भी अब तुम्हारा कोई खास काम नहीं है। उसी समय अचानक तुम्हारा फोन बज उठा। स्क्रीन पर 3 शब्द दिखाई दिए। लियो रुयन। ये नाम देखकर तुम एक पल के लिए चौंक गए। ये तो मूल मालिक की मंगेतर है, वही औरत जिसने उसे धोखा दिया था और किसी दूसरे आदमी का बच्चा भी पैदा कर लिया था। तुमने फोन उठा लिया, लेकिन तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। शाओयान, तुम्हें क्या हो गया है? तय हुआ था कि आज शादी की तस्वीरें खिंचवाने आओगे। तुम कहाँ हो? मेरे साथ वादा करके गायब हो गए। मैं आदेश देती हूँ, अभी इसी वक्त यहाँ पहुंचो, वरना जिंदगी भर मेरे साथ शादी की फोटो खिंचवाने का सपना भी मत देखना। ब्राइडल स्टूडियो में लियो रुयन फोन पकड़े गुस्से से कांप रही थी। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो वह फोन पर चिल्लाने लगी। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, सुन रहे हो या नहीं? गूंगे हो गए क्या? बोलो,
उसकी तीखी आवाज लगभग तुम्हारे कान फाड़ देने वाली थी। तुमने तुरंत फोन को कान से दूर किया और घृणा से कहा, दुआ दफा हो जाओ। ये कहकर तुमने बिना हिचकिचाए फोन काट दिया और मोबाइल बंद कर दिया।